हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग सब? आज हम लोगों का लेक्चर 9 है, फंडामेंटल राइट्स चैप्टर का। हम लोगों ने कल लेक्चर नंबर 8 में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन तक पढ़ लिया था। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में 4 आर्टिकल्स आते हैं, 25, 26, 27, 28। आज हम लोग आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 जो कल्चरल एजुकेशनल राइट्स में आते हैं, एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो आर्टिकल 32, ये 3 आर्टिकल पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। कल्चरल कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ये हम लोगों का फंडामेंटल राइट्स है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स में 2 आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। आर्टिकल 29 क्या कहता है? Article 29 provides that any section of the citizen residing in any part of India having a distinct language, script, culture of its own shall have the right to conserve the same। तो ये जो आर्टिकल है इसमें लिखा है, दिस आर्टिकल प्रोवाइड्स दैट एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन, एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स having a distinct having a distinct language, script, culture shall have the right to conserve the same। तो इसमें जो वर्ड है एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इस आर्टिकल में ये जो टर्म है एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन, तो इसका मतलब ये है, ये जो राइट है, ये राइट एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन टर्म की वजह से मेजॉरिटी को भी मिला हुआ है, माइनॉरिटी को भी मिला हुआ है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। बिकॉज ऑफ द वर्ड सेक्शन ऑफ सिटीजन इंक्लूड्स बोथ माइनॉरिटी एज वेल एज मेजॉरिटी। और इसमें जो लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, कल्चर है, इनको कंजर्व करने की बात की गई है। और इस आर्टिकल का जो सेकंड पार्ट है उसमें ये कहा है, नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय द स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड्स ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज। No citizen shall be denied admission into any educational institution. No citizen shall be denied admission into any educational institution maintained by the state, maintained by the state, या फिर आप गवर्नमेंट भी कह सकते हैं, maintained by the
स्टेट और गवर्नमेंट और रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड्स ऑन grounds of only religion, race, caste, language। तो ये जो आर्टिकल 29 है, इसमें ये दो पार्ट है। पहला क्या कहता है, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन हैविंग ए डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर शैल हैव द राइट टू कंजर्व द सेम। तो इसमें जो है सेक्शन ऑफ द सिटीजन मतलब मेजॉरिटी माइनॉरिटी दोनों आएंगे। तो उसमें लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर को कंजर्व करने की बात कही हुई है। और सेकंड पार्ट में नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट और रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड्स ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज। तो इसमें जो है, जो पहला पार्ट है, फर्स्ट प्रोविजन प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ ए ग्रुप। इसमें जो है वो ग्रुप के राइट को प्रोटेक्ट करने की बात कही गई है, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स। तो जो ग्रुप का लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, कल्चर है, उनको प्रिजर्व करने की, कंजर्व करने की बात की गई है। और इसमें जो है वो इंडिविजुअल पर्सन की बात की हुई है कि उसको कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। अगर कोई इंस्टीट्यूट, नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन बाय द स्टेट और रिसीविंग एड, या तो स्टेट गवर्नमेंट कोई इंस्टीट्यूशन चला रही है या फिर गवर्नमेंट एड मतलब ग्रांट्स प्रोवाइड कर रही है अगर किसी इंस्टीट्यूट को, तो वहाँ पे किसी भी पर्सन को वहाँ पे एडमिशन लेने से मना नहीं किया जा सकता ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज। तो इसमें जो है, इसमें ग्रुप्स के राइट प्रोटेक्ट हो रहे हैं और इसमें इंडिविजुअल के राइट्स प्रोटेक्ट हो रहे हैं। आर्टिकल 29 ग्रांट्स प्रोटेक्शन टू बोथ religious minorities and linguistic minorities। तो आपको पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो माइनॉरिटीज है वो इम्प्लाई करता है दो चीजें, रिलीजियस माइनॉरिटीज, रिलीजियस माइनॉरिटीज एंड लिंग्विस्टिक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। रिलीजियस माइनॉरिटीज मतलब रिलीजन के बेस पे जो माइनॉरिटीज हैं, जैसे कि हिंदू हो गए, क्रिश्चियन हो गए, तो इनको रिलीजन के बेस पे माइनॉरिटीज कह सकते हैं। और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हो गई जहाँ पे लैंग्वेज के बेस पे, जैसे यूपी है, यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज में मेजॉरिटी में लोग हिंदी लैंग्वेज बोलते हैं, तो इसी हिसाब से वो बाकी कोई लैंग्वेज होगी जो यहाँ पे, तो वो माइनॉरिटी लैंग्वेज हो जाएगी। तो ऐसे माइनॉरिटीज दो वे में डिफाइन करी गई है, रिलीजन के बेस पे और लैंग्वेज के बेस पे। तो इसमें जो है वो ये कहा है कि आर्टिकल 29 ग्रांट्स प्रोटेक्शन टू बोथ रिलीजियस माइनॉरिटीज एज वेल एज लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में ये कहा था कि जो दिस राइट, Supreme Court held that the scope of this article is not necessarily restricted to minorities only because of the word section of citizens। इसीलिए section of citizen word की वजह से ये minorities majorities दोनों के rights कंजर्व करता है। तो पहले पार्ट में कौन से राइट कंजर्व करता है, उनके लैंग्वेज के, स्क्रिप्ट के, कल्चर के राइट्स, और सेकंड में एडमिशंस के राइट, एजुकेशन के राइट्स कंजर्व करता है। Supreme Court also held that the right to conserve the language include the right to agitate for the protection of the language।
सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे आपने देखा होगा कि जो नेता लोग हैं वो लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए भी स्पीचेस देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली थी कि सुप्रीम कोर्ट held that the right to conserve the language include the right to agitate for the protection of the language. So political speeches made for the conservation of the language does not amount to corrupt practice under the Representation of Peoples Act 1951. अगर कोई, ये आर्टिकल हम लोगों को लैंग्वेज स्क्रिप्ट लैंग्वेज स्क्रिप्ट कल्चर प्रिजर्व करने की बात करता है, तो अगर कोई लीडर या कोई नेता किसी लैंग्वेज को कंजर्व करने के लिए वोट्स की डिमांड करता है, अपनी लैंग्वेज को कंजर्व करने के लिए पॉलिटिकल स्पीचेस देता है, तो उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करप्ट प्रैक्टिस नहीं मानेगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में ये बात कही थी। नेक्स्ट जो है वो है हम लोगों का आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 में है राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश right of minorities to establish and administer educational institutions. राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो देखिए इसमें क्लियर बोला गया है राइट ऑफ माइनॉरिटीज, तो इसमें माइनॉरिटीज की ही स्पेसिफिकली बात की गई है, और माइनॉरिटीज बताया ही है कि रिलीजियस माइनॉरिटीज और लैंग्वेज के बेस पे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, दो माइनॉरिटीज के बारे में बताया गया है। तो इसमें एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन की बात नहीं की है इस आर्टिकल में, इसमें क्लियरली लिखा है राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो इसमें स्पेसिफिकली माइनॉरिटीज की ही बात की हुई है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो माइनॉरिटी वर्ड है वो डिफाइन नहीं किया गया है। माइनॉरिटी वर्ड डज नॉट डिफाइन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटी शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। हम लोगों को माइनॉरिटीज के बारे में यही बताया गया है कि दो टाइप की माइनॉरिटीज हैं, टू टाइप्स माइनॉरिटीज, लिंग्विस्टिक टू टाइप्स माइनॉरिटीज, टू टाइप्स ऑफ माइनॉरिटीज। एक तो रिलीजन के बेस पे, और सेकंड लैंग्वेज के बेस पे माइनॉरिटीज, लैंग्वेज, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। ऑल माइनॉरिटीज शैल हैव द राइट टू एस्टेब्लिश एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। इसमें जो है माइनॉरिटीज के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात की गई है। ऑल माइनॉरिटीज have the right to establish, administer educational institution of their choice. All minorities shall have the right to establish and administer educational institution of their choice. All minorities shall have the right to establish, administer educational institution of their choice. तो इसमें जैसे मुस्लिम लोग मदरसा बनाते हैं, ऐसे ही क्रिश्चियन लोग भी अपने स्कूल्स चलाते हैं, मिशनरी स्कूल्स। तो ऐसे
तो ये माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, तो इनको माइनॉरिटीज को कॉन्स्टिट्यूशन ने ये फंडामेंटल राइट दिया है कि ऑल माइनॉरिटीज शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। Thus, the protection under Article 30 is confined only to minorities, doesn't extend to any section of citizen। तो ये मैंने आपको बता ही दिया कि ये जो इसमें प्रोटेक्शन है, ये जो फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 30, ये सिर्फ माइनॉरिटीज को मिला हुआ है, मेजॉरिटीज को ये राइट नहीं मिला है। माइनॉरिटी पीपल जो हैं वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश कर सकते हैं। The right under Article 30 also include the right of a minority to impart education to its children in its own language। तो जो माइनॉरिटीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो इम्पार्ट कर सकते हैं लैंग्वेज in its own language। The right under Article 30 also include the right of a minority to impart education to its children in its own language। अब इसमें 3 टाइप्स के इंस्टीट्यूट की बात की गई है, 3 टाइप्स ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। 3 टाइप्स ऑफ माइनॉरिटी 3 टाइप्स ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। पहला कौन सा होता है? इंस्टीट्यूशन दैट सीक रिकॉग्निशन एज वेल एज एड। इंस्टीट्यूशन that seek recognition as well as aid from the गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बोल लीजिए या फिर स्टेट बोल लीजिए, सेम बात है। दूसरे कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है? इंस्टीट्यूशन दैट सीक ओनली रिकॉग्निशन बट नॉट एड फ्रॉम द गवर्नमेंट। जो सेकंड टाइप के इंस्टीट्यूट हैं वो रिकॉग्निशन तो मांग रहे हैं लेकिन गवर्नमेंट से कोई एड या ग्रांट्स नहीं मांग रहे हैं, और जो पहले टाइप के हैं वो गवर्नमेंट से रिकॉग्निशन भी मांग रहे हैं और एड ग्रांट्स भी मांग रहे हैं। और थर्ड टाइप के इंस्टीट्यूशन है जो ना ही रिकॉग्निशन मांग रहे हैं ना ही एड मांग रहे हैं। इंस्टीट्यूशन दैट नीदर सीक रिकॉग्निशन नॉर एड फ्रॉम द स्टेट। तो ये वाले जो इंस्टीट्यूट हैं फर्स्ट सेकंड टाइप के आर सब्जेक्ट टू द रेगुलेटरी पावर्स ऑफ द स्टेट। लेकिन जो थर्ड वाला इंस्टीट्यूट है, the institution of third type are free to administer their affairs। तो ये जो फर्स्ट सेकंड टाइप के इंस्टीट्यूट हैं इसमें तो गवर्नमेंट को रेगुलेटरी पावर्स कम अंडर रेगुलेटरी पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इन इंस्टीट्यूट को रेगुलेट कर सकती है विथ रिगार्ड टू सिलेबस, विथ रिगार्ड टू विथ रेगुलेशन किन किन जगह गवर्नमेंट कर सकती है? विथ रिगार्ड टू सिलेबस, सैनिटेशन, साफ सफाई के लिए सिलेबस के बारे में गवर्नमेंट बता सकती है, साफ सफाई के बारे में गवर्नमेंट इनको कह सकती है, टीचिंग स्टाफ के रिक्रूटमेंट के लिए, टीचिंग स्टाफ एक्सेट्रा। लेकिन जो थर्ड टाइप का
इंस्टीट्यूशन है जो ना ही रिकॉग्निशन गवर्नमेंट से मांगते हैं, ना ही कोई एड मांगते हैं, तो उसमें द इंस्टीट्यूशन ऑफ थर्ड टाइप आर फ्री टू एडमिनिस्टर देयर अफेयर्स। इसमें जो है वो गवर्नमेंट का रेगुलेशन नहीं होगा। दीज इंस्टीट्यूशन आर फ्री टू एडमिनिस्टर देयर अफेयर्स। लेकिन जो हम लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन के जो कुछ जनरल लॉज हैं, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट लॉज, लेबर लॉज, इंडस्ट्रीज लॉज, इंडस्ट्रियल लॉज, कॉन्ट्रैक्ट लॉज, लेबर लॉज, इंडस्ट्रियल लॉज, ये इनको फॉलो मानेंगे। इन पे गवर्नमेंट का डायरेक्टली तो गवर्नमेंट इनको रेगुलेट नहीं करेगी जो थर्ड टाइप के इंस्टीट्यूट है, लेकिन जो एक जनरल लॉज होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लॉज, लेबर लॉज, इंडस्ट्रियल लॉज, इनको ये लोग फॉलो करेंगे। द राइट टू एस्टेब्लिश एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज नॉट एब्सोल्यूट। There can be regulatory measures for ensuring educational character standard, maintaining academic excellence. Regulation made generally for welfare of the student teachers, eligibility criteria, qualification of appointments। तो वही बात है कि ये जो राइट है आर्टिकल 30, ये एब्सोल्यूट नहीं है। दिस राइट अंडर आर्टिकल 30 is not absolute but comes under the regulatory power of the government. This right under Article 30 is not absolute but comes under the regulatory power of government. Regulatory measures ensuring educational characters and standards. There can be regulatory measures for ensuring educational characters and standards for maintaining for educational educational character and measures. Maintaining academic excellence. Maintaining academic maintaining academic excellence. Regulation made generally for the welfare of the student. Welfare of the students and teachers. Welfare of the students and teachers. Eligibility criteria. Qualification for appointments of teacher। तो ये सब जो है ये गवर्नमेंट इन मेजर्स पे रेगुलेट कर सकती है। दिस राइट अंडर आर्टिकल 30 is not absolute but comes under the regulatory power of the government for maintaining educational character and standards. Maintaining academic excellence, welfare of students and teachers, eligibility criteria, qualification for appointments of the teacher and staff। तो गवर्नमेंट की ये रेगुलेशंस रहेंगी। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1978 में, उसमें
आर्टिकल जो 31 है वो हम लोगों ने डिलीट कर दिया था। तो ये आर्टिकल कौन सा था? राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी, ये आर्टिकल हम लोगों ने 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू डिलीट कर दिया था। तो इसी अमेंडमेंट के थ्रू ये बात भी कही गई थी कि जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, अगर उनको गवर्नमेंट उनकी लैंड अगर अपने अंडर में लेगी तो उनको गवर्नमेंट को कॉम्पनसेट करना पड़ेगा, कंपलसरी कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। कंपलसरी कंपलसरी कॉम्पनसेशन कंपलसरी कॉम्पनसेशन फॉर एक्वायरिंग माइनॉरिटी फॉर एक्वायरिंग माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्रॉपर्टी। तो हम लोगों ने आर्टिकल 31 तो डिलीट कर दिया था इस अमेंडमेंट के थ्रू, राइट टू प्रॉपर्टी जो है आर्टिकल 31 में। और इसी अमेंडमेंट में ये भी क्लॉज डाला गया कि अगर गवर्नमेंट माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को अगर एक्वायर करती है, लेती है पब्लिक पर्पस से, तो उसको फुल कॉम्पनसेट देना पड़ेगा, कंपलसरी कॉम्पनसेशन। गवर्नमेंट को कंपलसरी कॉम्पनसेशन देना होगा। तो ये जो है compensation amount fixed by the state for the compulsory acquisition of any property of minority educational institution। तो ये चीज है। नेक्स्ट जो है वो हम लोगों का आर्टिकल है 32। आर्टिकल 32। आर्टिकल 31 तो डिलीट हो चुका है, राइट टू प्रॉपर्टी, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू। और हम लोगों का आर्टिकल 32 क्या है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। Right to constitutional remedies, right to get the fundamental rights protected is itself a fundamental right. Right to get the fundamental rights protected is itself a fundamental right। तो ये हम लोगों का जो आर्टिकल 32 है, इसमें ये हमारा फंडामेंटल राइट है। इसमें ये कहा है कि जो भी हम लोगों को और फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, उन फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये आर्टिकल 32 में स्पेसिफिकली ये बात कही गई है कि अगर किसी का कोई भी फंडामेंटल राइट गवर्नमेंट एनक्रोच करती है, वायलेट करती है, या फिर गवर्नमेंट वायलेट करती है या पार्लियामेंट वायलेट करती है, तो वो इंसान जो है वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अंडर आर्टिकल 32। सुप्रीम कोर्ट शैल हैव द पावर टू इशू डायरेक्शन ऑर्डर रिट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट, द पर्सन कैन डायरेक्टली go to the Supreme Court, go to the सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 32 में अगर गवर्नमेंट या फिर पार्लियामेंट
पार्लियामेंट ऐसा कोई लॉ बनाती है या फिर गवर्नमेंट कोई ऐसा एक्शन लेती है जिससे सिटीजन्स के राइट अगर वायलेट होते हैं, फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं, तो वो अंडर आर्टिकल 32 डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अपने राइट्स को, फंडामेंटल राइट्स को सेव करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, एनफोर्स करने के लिए। तो ये अपने आप में ही एक फंडामेंटल राइट है, टू गो टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट। इसीलिए अम्बेडकर जी ने इस आर्टिकल को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा है, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि अगर यही आर्टिकल नहीं होगा तो बाकी के जो फंडामेंटल राइट्स मिले हैं हमें अपने डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स में, वो बेकार हैं, क्योंकि फिर उन्हें कोई वायलेट करेगा तो सिर्फ जो पर्सन है वो उनको एनफोर्स कराने कहीं जा ही नहीं सकता। तो अम्बेडकर जी ने ये जो आर्टिकल 32 है इसे हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा है। ये प्रिलिमिनरी एग्जाम में कई बार ये चीज़ पूछ ली जाती है कि अ, कौन सा आर्टिकल है जिसे अम्बेडकर जी ने हार्ट एंड सोल कहा है, तो वो आर्टिकल 32 है। और या फिर ये भी कई बार डिफरेंटली भी पूछ लिया जाता है कि अम्बेडकर जी ने आर्टिकल 32 को क्या कहा था, तो उसमें ये ऑप्शन जो है हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। तो जब आप कोई पर्सन जिसके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं और वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट shall have the powers to issue directions, orders, writs. Supreme Court shall have the power to issue directions, orders and writs. अब writs जो हैं वो 5 टाइप्स की हैं, वो आगे की स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे, आगे के लेक्चर में। आज बस मैं आपको उनके नाम बता दे रहा हूँ। जैसे हैबियस कॉर्पस, 5 टाइप के रिट्स हैं। तो कौन कौन सी हैं रिट्स? हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्श्योरी, सर्श्योरी क्यो वारंटो। ये 5 टाइप के रिट्स जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट इशू करता है। डायरेक्शन ऑर्डर रिट्स, ये 5 टाइप के रिट्स हैं, हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्ट्योरी एंड क्यो वारंटो। आपके फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन ऑर्डर रिट्स इशू करता है। पार्लियामेंट कैन एम्पावर एनी अदर कोर्ट टू इशू डायरेक्शन ऑर्डर रिट्स। पार्लियामेंट जो है वो लॉ बना के, जो ये पावर आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट को मिली हुई है, तो यही पावर पार्लियामेंट लॉ बनाकर किसी और कोर्ट को भी दे सकती है। लेकिन अभी तक पार्लियामेंट ने ऐसा कोई लॉ नहीं बनाया है कि जो ये पावर्स किसी और कोर्ट को दी गई हों। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 226 के अंदर ये पावर हाई कोर्ट्स को दी हुई है। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 226 के अंदर ये पावर हाई कोर्ट्स को दी हुई है। और कॉन्स्टिट्यूशन ने ये भी कहा है कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो ये जो पावर्स हैं फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्शन ऑर्डर, रिट्स को इशू करने की पावर जो पार्लियामेंट लॉ बना के किसी और कोर्ट को भी दे सकती है। जो बाकी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो गए और भी जो लोअर कोर्ट्स हैं उनको दे सकती है। ये पावर आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है, जो एक अपने आप में फंडामेंटल राइट है। और आर्टिकल 226 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ने ये पावर हाई कोर्ट को भी दी है। प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड द राइट टू मूव एनी कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। इसका एक एक्सेप्शन ये है, एक्सेप्शन नेशनल इमरजेंसी के टाइम, नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी में हमारा जो आर्टिकल है 359, वो ये कहता है कि प्रेसिडेंट
आपका जो फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने का जो पावर है सुप्रीम कोर्ट का, वो सस्पेंड कर सकता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नेशनल इमरजेंसी. प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड द राइट टू मूव एनी कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी. तो अंडर आर्टिकल 359 president can suspend the fundamental right of the citizen to move any court for the enforcement of fundamental right. तो सुप्रीम कोर्ट नेशनल इमरजेंसी के टाइम आपके फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्समेंट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जो आप जाते हैं उनको सस्पेंड कर सकता है. ये आर्टिकल 359 जब आप आगे पढ़ेंगे उसमें ये चीज मेंशन है. इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को फंडामेंटल राइट्स का डिफेंडर गारंटर भी कहा जाता है. Defender and guarantor of the fundamental rights. Supreme Court. Supreme Court is the defender and guarantor of the fundamental rights of the citizen. ठीक है फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने अपने फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट कर लिए. पहला जो हम लोगों का फंडामेंटल राइट्स था वो थे राइट टू इक्वालिटी. राइट टू इक्वालिटी ये कौन से आर्टिकल्स में था? 14, 15, 16, 17, 18. दूसरा फंडामेंटल राइट था राइट टू फ्रीडम. ये कौन से आर्टिकल्स में थे? 19, 20, 21 एंड 22. देन हम लोगों ने पढ़ा था राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हम लोगों का तीसरा फंडामेंटल राइट. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इसका आर्टिकल था 23 एंड 24. देन हम लोगों ने पढ़ा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इसमें आर्टिकल 25, 26, 27 एंड 28. और आज हम लोगों ने पढ़ा कल्चरल एंड एडुकेशनल राइट्स. कल्चरल एंड एडुकेशनल राइट्स ये आर्टिकल 29 एंड 30. और लास्ट जो 6 फंडामेंटल राइट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 जो सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. वरना अगर ये आर्टिकल नहीं होता तो हम लोगों के फंडामेंटल राइट्स एनफोर्स नहीं हो पाते और उसका फिर कोई मतलब नहीं रहता. तो ठीक है दोस्तों, आज हम लोगों ने अपने फंडामेंटल राइट्स पढ़ लिए. कल के लेक्चर में हम लोग आज जो हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के रिट ज्यूरिडिक्शन की बात की है तो कल के लेक्चर में हम लोग रिट्स पढ़ेंगे. रिट्स रिट्स issued by the Supreme Court. Habeas corpus, mandamus, prohibition, certiorari and quo warranto. कल इनके बारे में पढ़ेंगे और कल हम लोगों का लेक्चर नंबर 10 होगा. लेक्चर 10 कल पढ़ेंगे. ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग भी अपना ध्यान रखिए. आज के लेक्चर के रिगार्डिंग आप लोगों का कोई भी डाउट अगर हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और अपना लव कोऑपरेशन ऐसे ही बनाए रखिए. आप लोगों को इस लेक्चर के रिगार्डिंग या वैसे भी कोई भी इम्प्रूवमेंट के लिए कोई भी सजेशन फीडबैक देना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू दे सकते हैं. मैं उस पर पूरा वर्क करूँगा और जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना और इम्प्रूव की कोशिश करूँगा. आप लोग भी अपना ध्यान रखिए. थैंक यू सो मच.